यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजी। अब देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साइंस एंड टेक में। अब इसमें आपको यह समझना होगा, जैसे अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। पहली चीज जो हम कवर करेंगे वो है बेसिक्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। दूसरी जो चीज हम कवर करेंगे, इंडिया के इंपॉर्टेंट मिशन, रीसेंट भी कवर करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट मिशन भी यहां पे हम कवर कर लेंगे। तीसरी चीज जो हम कवर करेंगे, शायद हो सकता है कि सेकंड टॉपिक के साथ ही कर लें, बट फॉरेन मिशन जो रीसेंट टाइम में आपके न्यूज में थे। एंड लास्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेस इवेंट्स। जैसे मान लीजिए ब्लैक होल के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें ग्रेविटेशनल वेव होगी, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। देन गामा रे बर्स्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। फिर सोलर आपकी जो फ्लेयर्स होती है उसके बारे में समझ लेंगे। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले आप इसको समझो और फिर हम अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेसिक्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टॉपिक से आज तक 71 क्वेश्चंस आए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1995 से 2025 तक। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, तो जिसकी वजह से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पे आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बेसिक्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। अब बेसिक के अंदर हम क्या कुछ देखने वाले हैं, सबसे पहले पहले पड़ाव में क्या कुछ आने वाला है उसको समझ लेते हैं, एंड देन आगे फर्दर डिटेलिंग में चलेंगे। तो बेसिक्स ऑफ स्पेस टेक, इसमें पहली चीज जो आपकी आती है दैट इज ऑर्बिट क्या है, इसको समझेंगे। फिर हाउ ऑर्बिट वर्क्स, इसके ऊपर यूपीएससी का पीवाईक्यू है। फिर तीसरी चीज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, अलग अलग टाइप की ऑर्बिट्स क्या होती हैं। फिर हम फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर थोड़ा इंडियन कंटेक्स्ट में टेक्नोलॉजी को मोल्ड करेंगे, जहां पे हम लॉन्च व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे, इवन जो रिसेंट आपके आने वाले हैं फ्यूचर में उसके बारे में भी देखेंगे। फिर लॉन्च व्हीकल के बारे में समझ के एंड इसके टाइप्स को हम देख लेंगे। एंड अगर इसके अलावा थोड़ा इक्का दुक्का और कोई इसके आसपास का टॉपिक हुआ तो हम उसको भी यहां पे कवर कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की, और जहां पे हम समझते हैं व्हाट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट होती क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है या मैनमेड ऑब्जेक्ट है। अगर वो एक रेगुलर रिपीटेड पाथ को फॉलो कर रहा है, अगर वो एक रेगुलर टाइम पे, जैसे मान लीजिए 24 घंटे या 1 साल 2 साल अर्थ के हिसाब से, अगर वो रेगुलर है, एक पाथ से बार बार आके क्रॉस कर रहा है और उसको रिपीट कर रहा है, पाथ को फॉलो करता है, तो इसको हम ऑर्बिट कह देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से ये एक आपका, लेट्स से हमारा ये सन है, सूरज है हमारा। अब इस सूरज के इर्द गिर्द धरती चक्कर काटती है, तो धरती एक पाथ को फॉलो करती है, जिस पाथ को फॉलो करते करते ये सन के इर्द गिर्द क्या कर रही है, चक्कर काट रही है। तो ये आपका सन हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, और ये आपका रेगुलर रिपीटेड पाथ हो गया। और इस पाथ को आप क्या कह देते हैं, इस पाथ को आप ऑर्बिट कह देते हैं।
अब इस ऑर्बिट में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, तो मतलब दूसरी चीज यहां पर क्या आ गई, वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आपका वो रिवॉल्व करेगा अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द क्या करेगा, चक्कर काटेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल जिसे आप नेचुरल सैटेलाइट के तौर पे यहां पर देखेंगे, तो ये आपका हो गया जैसे मून, एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे सन के इर्द गिर्द हम चक्कर काटते हैं तो हम सन की सैटेलाइट हो गए, यानी अर्थ सन की सैटेलाइट होगी। और इसके अलावा यहां पे आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होती है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जैसे जी सेट हो गया, या हमारा नेविक हो गया, नेविगेशन सैटेलाइट हमारी, या आप मेटसेट कह सकते हो, मेटसेट कह सकते हो, और ऐसे कई और आपके सैटेलाइट आ सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हर साल न्यूज में रहता है, तो ये भी आपका इसी कैटेगरी में आ गया। अब ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, जो यहां पे ये आपके नेचुरल या आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉलो करते हैं, ये एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस है। ये क्या है, एक इमेजिनरी, मतलब वी डोंट सी एक ऐसी लाइन ड्रॉ होती है आपके नेचर के अंदर, तो इस वजह से इसे हम इमेजिनरी बोल रहे हैं। एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस है जिसको आप क्या कह सकते हो, इलिप्टिकल प्लेन। तो साइंटिफिक टर्म इसके लिए जो यूज की जाती है, क्योंकि ये आपकी अंडाकार मतलब अंडे की शेप में होता है, तो इसे इलिप्टिकल प्लेन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, इलिप्टिकल प्लेन। तो यहां पे आपको याद रखना है, सैटेलाइट कोई ऐसी चीज जो एक बड़ी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं उसे कहा जाता है। ये दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों तरह के हो सकते हैं। नेचुरल में आप मून का एग्जांपल याद रख सकते हो, आर्टिफिशियल में आप किसका एग्जांपल याद रख सकते हो, यहाँ पे लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, या नेविक का, जी सैट सीरीज की सैटेलाइट्स का, या आपकी और भी कई सैटेलाइट्स आपके दिमाग में आते हो, जैसे आपका आदित्य L1 हो गया, या आपका एस्ट्रोसैट हो गया, एक्सपोसैट हो गया, वो सभी इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अब बात करते हैं यहां पे कि एक ऑर्बिट में किसी चीज को प्लेस करने के लिए क्या चीज जरूरी है। लेट्स से ये एक सन है, अब इसके इर्द गिर्द ये इसका एक इलिप्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है जी, इसके इर्द गिर्द ये एक इलिप्टिकल प्लेन हो गया। अब यहां पे हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, इससे ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब पहली चीज जो आपको समझनी है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर क्या कोशिश करेगी, इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो ये आपकी एक, आप ये कह सकते हो इनवर्ड फोर्स है, अंदर की तरफ, यानी इनवर्ड फोर्स है। अब ये ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर मोशन में जाता है, आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो इसे बाहर की तरफ ड्रैग करेगी, और इसे आप कह देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे आप क्या कह देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पे इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है, मतलब जब तक आपकी ग्रेविटी बैलेंस करती रहेगी, किस चीज को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी बैलेंस करती रहेगी इस ग्रेविटी को, वाइस वर्सा, यानी तब तक आपका ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ऑर्बिट में होगा। अब यहां पे जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर, तो जितनी स्पीड हाई होगी उतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, जितनी स्पीड लो होगी उतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगी। तो यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्पीड की बात करें तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। अगर स्पीड इंक्रीज तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज, और वाइस वर्सा।
यहां आपको यह समझना है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिसके ऊपर आपका ये जो ऑर्बिट के अंदर अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में एक फॉर्मूला सीखा होगा जिसमें ग्रेविटी को कहा जाता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है डी स्क्वायर के। 9th क्लास की एनसीईआरटी, अगेन इस एनसीईआरटी में ये बताया जाता है कैपलर्स लॉ के अंदर कि भाई जो आपकी ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो यहां अगर आप इस चीज को समझना चाहें तो जितना इसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतनी ग्रेविटी वीक हो जाएगी और उतनी ही कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ आपका काम चल सकता है। तो ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर भी कि आपका ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में रहेगा कि नहीं। मान लो ग्रेविटी कम है और आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप टेंजेंशियली यहां से बाहर निकल जाओगे और आप ऑर्बिट से डी ऑर्बिट हो जाओगे। अब आप सन के इर्द गिर्द चक्कर नहीं काटोगे। दूसरी चीज, अब क्योंकि ये एक सर्कुलर मोशन है, अदरवाइज हम नॉर्मल स्पीड बोल देते। अब यहां पे ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन या आप टेंजेंशियल स्पीड बोल सकते हो, जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में रहेगा या नहीं। अब जैसा आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अर्थ की जो शेप है वो जियोइड शेप है, मतलब ऊपर पोल्स की तरफ थोड़ी चपटी है। मतलब जैसे ये अर्थ है तो यहां पर पोल्स पे थोड़ी चपटी है और यहां पे थोड़ी बल्ज कर रही है आउटवर्ड। न्यूटन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि भी अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो ऊपर से फ्लैट होनी चाहिए थोड़ी, और जो इक्वेटर के पास है वो थोड़ी आपकी बल्ज करेगी आउटवर्ड, क्योंकि मास है अर्थ का। तो आपको पता होगा पोल्स के ऊपर हमारी जो ग्रेविटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आपकी जो ग्रेविटी इक्वेटर पे लगती है। इस वजह से ही ज्यादातर आपके लॉन्चिंग स्टेशन इक्वेटर के पास होते हैं। इंडिया ने भी यही किया है। आप फ्रेंच गुयाना का देख लीजिए लॉन्चिंग स्टेशन, वो भी इक्वेटर के पास है। तो जनरली जो कंट्रीज होती है जिनकी लाइक पॉसिबिलिटी होती है कि भाई वो अपना स्पेस स्टेशन या लॉन्च पैड इक्वेटर के पास बना सके, तो वो ज्यादातर कोशिश करेंगे इक्वेटर के पास जाने की। तो यहां आपको याद रखना है कि ग्रेविटी मैटर करती है। और ग्रेविटी मैटर कैसे कर रही है यहां पे कि भाई अगर अर्थ के रेडियस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपकी स्पीड वेरी करेगी। अगर आप पोल से अगर आप सैटेलाइट को लॉन्च करोगे तो आपको एस्केप वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी थोड़ी हाई चाहिएगी क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है। इक्वेटर से करोगे तो आपको लो चाहिएगी। तो यहां पे अर्थ के रेडियस के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या स्पीड से लॉन्च होना चाहिए। अब उसके अलावा किन चीजों के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो भैया आप वैक्यूम के अंदर हो लेट्स से, और वैक्यूम में अगर आप इस पेन को और एक पंख को नीचे गिरोगे तो दोनों सेम टाइम पे आके नीचे गिरेंगे। सो द थिंग इज, यहां पे आपको याद रखना है कि मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा कि भाई कितनी आपकी ग्रेविटी लगेगी उसके ऊपर, क्योंकि अर्थ के कंपैरेटिवली सैटेलाइट का मास निग्लिजिबल होता है इस वजह से। एंड ना ही साइज मैटर करेगा, बिकॉज अर्थ के मुकाबले साइज भी इसका सैटेलाइट का बहुत छोटा होता है, फ्रैक्शन में होता है। तो ये भी आपको एक चीज याद रखनी है। तो ये भी आपको एक चीज जो है वो याद रखनी है। तो यहां पे ये वो रीजन है जहां पे आप कह सकते हो कि बेसिकली आपकी इन बेसिस पे एक सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर प्लेस होती है। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। नाउ द थिंग इज, आपको अब अलग अलग ऑर्बिट के बारे में पता होना चाहिए। तो हम ऑर्बिट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट में, आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई हो। इसके ऊपर ऑलरेडी एक PYQ है तो वो भी हम देख लेंगे। फ्यूचर में इसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। नाउ द थिंग इज, आपके टाइप्स ऑफ ऑर्बिट क्या होती हैं और किस बेसिस पे हम इन्हें सिलेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। अब सबसे पहली टाइप हम जो समझते हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन इंक्लिनेशन, कि झुकाव कितना है। तो इसमें एक हो सकती है जो आपकी इक्वेटर के ऊपर हो, तो ये आपकी इक्वेटोरियल ऑर्बिट के नाम से जानी जाएगी, जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट।
फिर आपकी पोलर ऑर्बिट होती है, ये नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल कर रही है आपकी सैटेलाइट, तो ये पोलर ऑर्बिट के नाम से ही जानी जाती है, बट डायरेक्टली विद इंक्लिनेशन ऑफ अप टू 20-30 डिग्री, यानी आप ये कह सकते हो कि जैसे 90 भी हो सकता है, 90 से लेके 60-70 डिग्री तक आप इसका इंक्लिनेशन देख सकते हो, नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, इट डजंट मैटर। तो मतलब यहां पर इसको थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करूंगा डीप में, डोंट वरी, बट ये भी एक आपकी ऑर्बिट है। और तीसरी है आपकी इंक्लाइंड ऑर्बिट। तो सबसे पहले बेस्ड अपॉन इंक्लिनेशन इन ऑर्बिट्स को हम समझ लेते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से चीजें चलती हैं। लेट्स से ये हमारी अर्थ है, लेट्स से ये हमारी अर्थ है, और इसके इक्वेटर को हम कुछ इस तरह से डिपिक्ट कर लेते हैं कि ये इक्वेटर है। अब यहां पे एक आपकी सैटेलाइट वो कुछ ये वाला पाथ फॉलो कर रही है, ये सैटेलाइट आपकी बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर से जा रही है, बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर से जा रही है। तो इस तरह की ऑर्बिट को आप इक्वेटोरियल ऑर्बिट कह देते हैं। अब देखो, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में, बट थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, इंक्लाइंड का मैंने एग्जांपल नहीं दिया आपको। इंक्लाइंड ऑर्बिट में आप एग्जांपल ले सकते हो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का। तो अगर हम बात करें डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर अगर कोई आपको सैटेलाइट देखने को मिलती है तो इसे इक्वेटोरियल ऑर्बिट कह दिया जाता है। अब ऐसे ही अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करते हुए देखने को मिले या हल्का सा इंक्लाइंड है 20 डिग्री का इस तरफ या इस तरफ, ऐसे कुछ देखने को मिले, तो इस केस में इस पूरी ऑर्बिट को हम पोलर ऑर्बिट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पोलर ऑर्बिट कह देते हैं। अब लेट्स से इसके अलावा कोई भी एंगल पे अगर आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हो, लेट्स से हम यहां पे सैटेलाइट को कुछ इस एंगल पे लॉन्च कर देते हैं, तो ये हमारी लेट्स से सैटेलाइट है, तो ये आपकी इंक्लाइंड ऑर्बिट की कैटेगरी में आ जाएगी, इंक्लाइंड ऑर्बिट। तो बेस्ड अपॉन क्या इंक्लिनेशन है, ये आपकी 3 ऑर्बिट्स होती हैं। अब यहां पे बेस्ड अपॉन शेप, बेस्ड अपॉन शेप 2 टाइप की आपको ऑर्बिट्स देखने को मिलती हैं। बेस्ड ऑन शेप आपको 2 टाइप की ऑर्बिट देखने को मिलती हैं। पहली जो ऑर्बिट है, पहली जो ऑर्बिट है दैट इज योर इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसको क्या नाम दे दिया हमने? इलिप्टिकल, अंडाकार यानी अंडे की शेप वाली आपकी ऑर्बिट। अब ज्यादातर आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होगी वो इसी कैटेगरी में आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक होती है आपकी सर्कुलर ऑर्बिट एंड ज्यादातर आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसी कैटेगरी में आ जाएगी। मतलब अगर हम देखें, जैसे लेट्स से ये अर्थ है, छोटा साइज कर लेते हैं, अर्थ के इर्द गिर्द अगर कोई सर्कुलर मोशन में चक्कर काट रहा है, लेट्स से यहां पर ये अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द कोई सर्कुलर मोशन पे अगर चक्कर काट रहा है, लेट्स से यहां पर हमने एक सैटेलाइट प्लेस कर दी, ये सैटेलाइट प्लेस की है 35,786 किलोमीटर की हाइट पे, और इसको हमने नाम दे दिया जीसैट। तो भाई ये एक सर्कुलर मोशन है, बीच में अर्थ है और उसके इर्द गिर्द ये चक्कर काट रही है।
तो ये सर्कुलर ऑर्बिट होगी। ये कौन सी ऑर्बिट होगी? सर्कुलर ऑर्बिट। इसे क्या कह देंगे हम? सर्कुलर ऑर्बिट। इसको यहां पर नहीं लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं ताकि इलिप्टिकल भी यहां पर आ जाए। अब दूसरी तरफ लेट्स से ये अर्थ है, फिर से अब आपने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, तो ये या जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में आपने प्लेस कर दिया, तो ये कुछ इस शेप में होगी। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है लेट्स से यहां पर आ गया, तो ये भी आपकी 35,786 किलोमीटर पे प्रेजेंट है, बट ये थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है। इंक्लाइंड मतलब इसका झुकाव होता है, ये डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होती है, ये इक्वेटर से थोड़ा सा एंगल 5, 10, 15, 20 डिग्री तक जा सकती है। सो द थिंग इज ये आपकी इलिप्टिकल शेप में होती है और इसी वजह से इसे आप इलिप्टिकल ऑर्बिट कह देते हैं। तो ये आपकी बेस्ड अपॉन शेप दो टाइप की ऑर्बिट होगी। अब इसके बाद जो तीसरी ऑर्बिट आती है, ये आपकी आती है हाइट के अकॉर्डिंगली। मेरे को एक बार शेप चेंज करनी है, दैट इज ये, और इसका कलर ब्लैक। सो अगर हम बात करें बेस्ड अपॉन हाइट, बेस्ड ऑन हाइट आपकी ऑर्बिट जो है ये तीन कैटेगरी की हो सकती है। एक होती है लोअर अर्थ ऑर्बिट, एक मिडिल अर्थ ऑर्बिट या मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी बोल देते हैं कुछ लोग, बट होता नहीं है मीडियम कुछ भी, तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और तीसरी आपकी आ जाती है हायर अर्थ ऑर्बिट। वैसे इसे अगेन आप अलग अलग नाम से जानोगे, बट ये तीन आपकी मेजर हाइट के अकॉर्डिंगली आपको ऑर्बिट्स देखने को मिलती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई आपकी जो ऑर्बिट है ये तीन अलग अलग कैटेगरी की हो सकती है। इसमें से अब लास्ट कैटेगरी जो है हाइट के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लेट्स से ये हमारे पास अर्थ आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई? अर्थ आ गई। चलो इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा चाहिए अपने को, थोड़ा ऊपर करके कुछ इस तरह से। लेट्स से ये हमारे पास क्या आ गई? अर्थ आ गई, थोड़ा अर्थ दिखनी भी चाहिए, ये आ गई। अब अगर आप अर्थ से 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, कितने? 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं कर्मन लाइन। कितने किलोमीटर पे होती है ये? 100 किलोमीटर पे होती है। कितने? 100 किलोमीटर पे। एंड टेक्निकली अगर बात करें तो यहां से आपकी आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाती है। जितने भी आप प्राइवेट स्पेस मिशन देखोगे जहां पे स्पेस टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, तो लोगों को ये कर्मन लाइन के ऊपर लेके जाते हैं और वापस धरती पे ले आते हैं। तो ये आपकी क्या बन जाती है? आपकी लाइक आउटर स्पेस का एक टूरिज्म का पार्ट बन गया। अब यहां से, अब लेट्स से यहां से थोड़ा सा आप और ऊपर की तरफ जाते हो। वैसे तो 160 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, कुछ किताबों में इसे 1000 किलोमीटर तक कहा जाता है, कुछ किताबों में 2000 तक कहा जाता है। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑथर की किताब पढ़ रहे हो। जैसे इंडियन स्पेस मिशन के अकॉर्डिंगली हम 1000 लेते हैं, बट नासा कुछ जगह पे 2000 किलोमीटर तक भी इस एरिया को लेता है। तो यहां से लेके, वैसे 160 से लेके, बट आप कह सकते हो कि आउटर स्पेस जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके नीचे तक का एरिया आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है।
अब यहां से थोड़ा आप और ऊपर की तरफ चले जाओ, लेट्स से आप रीच कर गए 35,786 किलोमीटर पे। ये आपकी हायर अर्थ ऑर्बिट है और इसके बीच में ये आपकी मिडल अर्थ ऑर्बिट है। अब देखो, जो हायर अर्थ ऑर्बिट है इसे अगेन आप जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस के नाम से भी जानोगे। तो हम अब आगे जो भी डिस्कस करेंगे इन दो ऑर्बिट को उनके नाम के अकॉर्डिंगली ही डिस्कस करेंगे। तो दैट विल बी आवर ऑब्जेक्टिव। अब सबसे पहले हम ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। ऊपर में सबसे पहले हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका एरिया कह सकते हो स्पेस का, बिकॉज इसके बिना अर्थ के ऊपर लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सबसे पहली कौन सी आ गई? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला फीचर जो हमें देखने को मिलता है इसका एल्टीट्यूड। तो लगभग आप 35,786 किलोमीटर पे इसका एल्टीट्यूड, इसकी हाइट देखते हो। अब इसमें खास बात यह है कि जो सैटेलाइट का रेवोल्यूशन टाइम है दैट इज एक्जेक्टली इक्वल टू रोटेशन टाइम ऑफ अर्थ। रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम यहां पे सेम है, जो कि एग्जैक्टली आपका 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकंड है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी वजह से when we observe this satellite from अर्थ, तो ये आपको स्टेशनरी दिखती है और इसी वजह से नाम जियो स्टेशनरी है। अब इसको समझना हो तो लेट्स से मेरा ये फोन है, मैंने इसको ऑन किया लाइट को, लेट्स से ये मैं अर्थ हूं, ये सैटेलाइट है। अब मैं जैसे जैसे क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, ये फोन भी मेरे साथ वैसे वैसे ही क्या कर रहा है, रोटेट रेवोल्यूशन कर रहा है। तो यहां पे ये और मैं एक ही पोजीशन पे लॉक है। तो जैसे जैसे मैं घूम रहा हूं वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी घूम रही है। तो इस वजह से अगर कोई धरती के ऊपर खड़ा होगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये एक फिक्स पोजीशन के ऊपर है, एंड दैट्स व्हाई इसे स्टेशनरी कहा जाता है। दैट्स व्हाई इस सैटेलाइट को हम क्या कह देते हैं, स्टेशनरी कह देते हैं। अब इसमें जो एंगुलर स्पीड है वो थोड़ी आपको कम चाहिए होती है, बट स्टिल ह्यूमन के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे आपकी जो एंगुलर स्पीड है दैट इज समवेयर अराउंड 11,068 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। कितनी? 11,068, 68 किलोमीटर, 11,068 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये डायरेक्टली ओवरहेड होते हैं इक्वेटर के। अगर इक्वेटर के ओवरहेड नहीं है तो इसे कभी भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं कहा जाएगा। एंड ये आपकी सर्कुलर शेप में होती है, ये आपकी सर्कुलर शेप में होती है। इसी वजह से इसे इक्वेटर के ऊपर है तो इक्वेटोरियल भी कहा जाता है, और सर्कुलर शेप की है तो इसलिए सर्कुलर ऑर्बिट में भी इसे काउंट किया जा सकता है। अब इसमें एक और बात भी आती है जो काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अगर हम बात करें इसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, यानी कहां कहां इसको यूज किया जा सकता है, तो
एप्लीकेशन के लिए इसको नेविगेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। सैटेलाइट अगर आप प्लेस करोगे तो नेविगेशन सिस्टम में भी काम करेगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स को समझना है, वेदर पैटर्न को किसी पर्टिकुलर एरिया के, तो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। फिर टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो चाहे आपका डाटा हो या आपका जो लाइक कॉल वगैरह है, चाहे वीडियो कॉल हो, किसी भी तरह की कॉल हो, उस सब चीजों के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। अब खास बात इसमें यह भी है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आप 3 सैटेलाइट को, मतलब 60 डिग्री पे आप 3 सैटेलाइट को प्लेस कर देते हो, तो ये आपकी पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बट सिर्फ 3 सैटेलाइट के साथ, 3 सैटेलाइट के साथ यू कैन कवर इंटायर, पूरी अर्थ को आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। ये इसकी खास बात है कि भाई अगर आपको पूरी अर्थ को कवर करना है तो आपको सिर्फ 3 ही सैटेलाइट लगेंगी। एक बात ये भी है, क्योंकि आपका ये स्टेशनरी रहता है, जैसे आपने अपने घर पे कभी डिश टीवी लगवाया होगा, तो डिश टीवी जो है वो डिश टीवी आपका एक जगह आपने एंटीना लगा दिया, उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी पड़ती आपको। तो क्योंकि ये स्टेशनरी रहता है तो ग्राउंड स्टेशन को सैटेलाइट को ट्रैक नहीं करना पड़ता। नो नीड टू ट्रैक सैटेलाइट, आपको सैटेलाइट को ट्रैक नहीं करना पड़ता। एंड इस वजह से आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। प्लस यहां पे जो आपने सैटेलाइट प्लेस किए उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 10 से 15 साल रहता है मिनिमम। डिपेंड करता है कितनी बारी आपको उसको मैनूवर करके ऊपर नीचे करने की जरूरत पड़ी, बट 10 से 15 साल रहता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट था कि 3 सैटेलाइट को अगर आप कवर कर सकते हो पूरी अर्थ को, तो इसको आप इस तरह से समझो कि लेट्स से ये आपकी अर्थ है, क्या है, ये आपकी अर्थ है, और इसको कवर करने के लिए हम 3 सैटेलाइट यूज कर सकते हैं। जैसे पहली सैटेलाइट ये है, अब यहां से 60 डिग्री एंगल, लेट्स से दूसरी सैटेलाइट ये है, अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं भाई 60 डिग्री, ठीक है ना, और तीसरा 60 डिग्री एंगल लेट्स से यहां पर बन गया अपना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पोजीशन में आ गई। तो कहते हैं कि ये सैटेलाइट जो है ऑलमोस्ट आपका इतना एरिया कवर कर देगी। ये सैटेलाइट जो है आपका ऑलमोस्ट इतना एरिया कवर कर देगी, और ये इतना एरिया कवर कर देगी। तो 3 सैटेलाइट के थ्रू आप ऑलमोस्ट पूरी अर्थ कवर कर सकते हो। तो ये 1/3 अर्थ को कवर करती है, 1/3 अर्थ को कवर करती है विद ईच सैटेलाइट, हर एक सैटेलाइट के साथ। अब ये एक पर्सन थे ऑथर सी क्लार्क, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, तो जिसकी वजह से इस ऑर्बिट को, यानी जो आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसे क्लार्क ऑर्बिट भी बोला जाता है। क्या बोल देते हैं हम, क्लार्क ऑर्बिट, कि भाई ऑथर सी क्लार्क ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो इसके नाम पे ये भी आ गया। अब देखने में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट इस सैटेलाइट की कुछ लिमिटेशंस भी, ऑर्बिट की कुछ लिमिटेशन भी है। तो पहली लिमिटेशन ये है कि आपको लाइन ऑफ साइट चाहिए। अब कई बार कुछ होते ना, जैसे रोमियो जूलियट, तो भाई ये कंबल के अंदर घुस के अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, और अचानक से सिग्नल चले जाते, सामने वाले की आवाज नहीं आती, या आप कभी ट्रेवल कर रहे हो, लिफ्ट में ट्रेवल कर रहे हो या बेसमेंट में हो, तो सिग्नल नहीं आते। तो द थिंग इज,
आपकी सबसे पहली जो प्रॉब्लम इसके साथ है लाइन ऑफ साइट की है कि आपको लगातार जैसे सैटेलाइट के साथ कनेक्शन मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। अब जैसे जब बादल होते हैं तब कई बार डिश टीवी काम नहीं करते ना, वही रीजन है कि लाइन ऑफ साइट मेंटेन नहीं हो पाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लाउडी डे पे आपका टीवी यानी डायरेक्ट टू होम ना चलना, ये इसका एक कॉमन एग्जांपल है। अब दूसरी चीज दैट इज लेटेंसी रेट। भाई इसमें लेटेंसी रेट हाई है। अब हाई क्यों है? डिस्टेंस की वजह से। अब लेटेंसी क्या होता है? जैसे दो पॉइंट है ए टू बी, अब यहां पर कम्युनिकेशन होनी है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों कम्युनिकेशन होगी कि यहां से एक मैसेज गया और यहां से वो वापस आएगा उसका रिप्लाई। तो एक डाटा पैकेट को ए टू बी टू ए आने में कितना टाइम लगता है? दैट इज लेटेंसी। अब क्योंकि ये 35,786 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब एग्जांपल के तौर पे आप क्रिक बज के ऊपर स्कोर देखते हो और आप लाइव मैच देख रहे हो, तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा एटलीस्ट 5-10 सेकंड का। वो क्यों देखने को मिल रहा है? लाइव जो चल रहा है वो आपका जो लाइव मैच आपका टीवी पे चल रहा है वो आपका, क्योंकि कम्युनिकेशन 35,000 किलोमीटर से आपके डाटा रिले होके आ रहा है तो इस वजह से टाइम लगता है। ये आप चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा। नाउ द थिंग इज देयर इज only one and one only geostationary orbit तो इस वजह से ये आपकी ओवरक्राउडेड है। क्या होगी? ओवरक्राउडेड। तो ये भी एक इसके साथ प्रॉब्लम है, ओवरक्राउडेड होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो वैसे एक एडवांटेज इसकी और भी है, रिलायबल है, सिक्योर है एंड आप ये कह सकते हो कि कम सैटेलाइट में ज्यादा काम आप कर सकते हो। अब ऐसा है कि इस सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट को अगर आपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस करना है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप प्लेस कर सकते हो, क्योंकि इंडिया के पास उस तरह के रॉकेट्स नहीं है, उतने हैवी लिफ्ट करने वाले रॉकेट्स नहीं है। अब लेट्स से ये आपकी अर्थ है और ये आपकी जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, तो ये आ गया यहां पे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम साइज को। ये आ गया हमारी अर्थ, ठीक है। इसको सेंटर में लाना हो तो कैसे लाएंगे? चलो ये मान लो ऑलमोस्ट सेंटर पे, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है तो सेंटर में चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि लेट्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो हम उसको रिलीज करते हैं एक सिस्टमैटिक प्लान के थ्रू। क्या करेंगे? हम इसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करेंगे। अब कैसे करते हैं इसको आप समझो। एक पॉइंट होता है पेरिजी, जो अर्थ के सबसे करीब वाला पॉइंट है। अब जैसे ये है तो हम इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं? पेरिजी। अब ये सबसे दूर का पॉइंट है तो ये एपोजी, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा साइड में लिखना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज अपने को थोड़ी दिक्कत रह जाएगी। ये हो गया आपका एपोजी, ठीक है जी। अब यहां आपको समझना क्या है कि जब हम सैटेलाइट को अर्थ से लॉन्च करते हैं तो हमारे पास उतना ईंधन नहीं है, तो हम यहां पे कोशिश ये करेंगे जैसे ही ये सैटेलाइट पेरिजी पॉइंट पे आए हम इसे इंजन को ऑन करेंगे और इसे एक और थ्रस्ट देंगे जिससे ये एक बड़े एपोजी की तरफ जाए। और ये हम तब तक करेंगे जब तक अल्टीमेटली जो एपोजी है वो आपका कितना ना हो जाए, 35,786 तक। तो जैसे ही एपोजी पॉइंट आपका यहां तक पहुंचा, एक बारी हम इंजन को फिर से ऑन करेंगे और इसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस कर देंगे। अब आप में से कईयों ने मंगल मिशन या मिशन मंगल जो भी मूवी का नाम था उसको देखा होगा, तो वो कढ़ाई में जो आपकी पूरियां तल रही होती है उसमें विद्या बालन, तो वो यही कॉन्सेप्ट है।
कि एक्चुअल में जब आपके पेरिजी पॉइंट पे आप इंजन को शूट करते हो तो आपके इलिप्टिकल पाथ वो ज्यादा यहां पे कवर करता है, तो वो और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और जितना ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा और जो आपका एपोजी है जैसे ही 35,786 पॉइंट पे आएगा तो इसको हम एक बार ही शूट करेंगे और इस ऑर्बिट में हम इसे प्लेस कर देंगे। अब टेक्निकली अगर हम बात करें तो इसको हम जियो ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं, पूरे प्रोसेस को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। और आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि हमने जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में इसे प्लेस कर दिया। अब इसको डिस्कवर जिसने किया था पर्सन ने, उसका नाम था होमन। तो इसे कई बार होमन ट्रांसफर ऑर्बिट भी कहा जाता है, ट्रांसफर ऑर्बिट भी कहा जाता है। तो ये चीज है जो आपको यहां पे याद रखनी है। अब इसमें जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है, अब इसको भी समझ लो। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है, बस आप ये मान के चलो जैसे ये अर्थ है और ये अर्थ का इक्वेटर, जैसे ये इक्वेटर। अब हमने डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर प्लेस ना करके कुछ एक सर्टेन एंगल पे आपकी सैटेलाइट को प्लेस कर दिया, एक सर्टेन एंगल पे इसको प्लेस कर दिया। हाइट वही है 35,786 किलोमीटर, बट बात यह है कि इक्वेटर के ऊपर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बोल देते हैं। अब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो इसके फीचर्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं। अब पहला इसका जो आपको चीज याद रखनी है, इट्स नॉट सर्कुलर, थोड़ी इलिप्टिकल है। तो ये क्या रहती है, इलिप्टिकल रहती है, हिंस नॉट सर्कुलर। अगर पेपर में ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए तो आपकी वो नहीं है। अब ये नॉट स्टेशनरी यानी अर्थ से फिक्स पोजीशन में नहीं दिखेगी। अब इसमें जो आपकी सैटेलाइट है वो कुछ ऐसी 8 की फिगर फॉर्म करेगी जब आप अर्थ से देखेंगे, या इन्फिनाइट का सिंबल आप कह सकते हो। इट इज नेवर डायरेक्टली अबव इक्वेटर, सो हेंस इसे हम क्या बोल देते हैं, इंक्लाइंड ऑर्बिट में। तो यहां पर मैंने बता दिया कि भैया ये सर्कुलर नहीं है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। यहां पर मैंने बता दिया कि भाई ये आपकी आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा इंक्लाइंड उसमें आ जाता है। बट इसमें एक चीज जो है सिमिलर देखने को मिलती है, इसमें भी सैटेलाइट का जो रेवोल्यूशन टाइम है वो इक्वल है अर्थ के रोटेशन के टाइम से। इस वजह से ये भी 23 घंटे 56 मिनट लेगा और 4 सेकंड लेगा अपनी रेवोल्यूशन को खत्म करने। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये एक तरह से आप ऑल्टरनेट के तौर पे यूज करते हो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के, बिकॉज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक ही है। अब क्योंकि वो एक ही है तो प्रॉब्लम है कि भाई अगर इन केस वो ओवर क्राउडेड है तो भाई हम यहां पे चीजों को प्लेस कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने इस चीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी किया है। आपने नेविक कॉन्स्टलेशन के बारे में सुना होगा। नेविक यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और ये पर्टिकुलरली इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो हमने यहां पे 3 सैटेलाइट को तो जियो स्टेशनरी पोजीशन पे रख दिया, कुछ इस तरह से सेम हाइट पे है।
अब क्योंकि ये 8 का आकार बनाती है तो ये 8 का आकार बना दिया, और यहां पे 4 हमने सैटेलाइट प्लेस कर दी, 2 एक में और 2 दूसरे में। ये जियो सिंक्रोनस जो है उसमें डाल दी, तो ये आपकी कुछ इस तरह की इसकी ऑर्बिट रहेगी। तो ये 3 हमने जियो स्टेशनरी में डाल रखी है, और ये हमने 4 जियो सिंक्रोनस में। इज इट क्लियर? मतलब ये सिंपल सा एक बेसिक सा फंडा है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का बात होगी। अब यहां पे हम अगला जो स्टेप कवर करेंगे दैट इज लोअर अर्थ ऑर्बिट। सबसे फ्रिक्वेंटली ये 2 ही आपके एरियाज यूज किए जाते हैं। तो दूसरा एरिया आ जाता है आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट। इंडिया बहुत से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए इस एरिया को यूज करता है। वी गोना टॉक अबाउट दैट आल्सो। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे आपका जो एल्टीट्यूड है वो 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर, या कुछ किताबों में 2000 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो 2000 किलोमीटर तक रहेगा, पहली चीज। अब इसमें रफली 90 मिनट लेगी आपकी सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। एक चक्कर काटने के लिए कितना? 90 मिनट का टाइम लेगी। अब इसको भी मैंने कहा था कि भाई ये सर्कुलर उसमें आती है, भाई ये भी आपकी सर्कुलर ऑर्बिट है। क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट है। और सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल अगर आप इसमें देखना चाहो तो इस सैटेलाइट में, इस ऑर्बिट में हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रखा हुआ। पहली चीज, इंडिया के हिसाब से देखना चाहो तो एस्ट्रोसैट को हमने यहीं पर ही प्लेस किया था, वो भी आप याद रख सकते हो। अब जनरली इसका यूज कुछ एक लिमिटेड चीजों के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए। जैसे हमारा गगनयान है तो उसमें हम इसी हाइट पे लेके जा रहे हैं, 400 किलोमीटर के आसपास। फिर आप रिमोट सेंसिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हो ऑर्बिट को, एंड सर्वेलेंस बाकी चीजों के लिए, यानी जो आपकी मिलिट्री पर्पस है उसके लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, सर्वे वगैरह कंडक्ट करने के लिए। निसार हमने इसी ऑर्बिट में प्लेस किए तो उसके लिए भी यूज की जाती है। बट रीसेंट टाइम में वैसे टेक्निकली यूज नहीं करते बिकॉज बहुत ज्यादा सैटेलाइट आपकी इसमें लगती है। बट इलॉन मस्क का स्टारलिंक प्रोग्राम हो गया, या वन वेब का वन वेब प्रोग्राम हो गया, तो अभी कुछ समय से आप ये कह सकते हो कि इसको कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं। इवन Amazon भी प्लान कर रहा है कुछ इस तरह का। तो आपको याद रखना है कि भाई इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पे भी, लाइक ऑर्बिट के तौर पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अब इसी की एक सब वैरायटी आ जाती है, इसी की लोअर अर्थ ऑर्बिट की एक सब क्लास आ जाती है, जिसमें 200 से 1000 किलोमीटर के बीच में आप सैटेलाइट को प्लेस करते हो। तो इसको हम कहते हैं पोलर ऑर्बिट। इसको हम क्या कह देते हैं? पोलर ऑर्बिट। सो पोलर ऑर्बिट की अगर बात करें तो ये नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ मूवमेंट के साथ आएगी। यानी आपकी जो सैटेलाइट है वो पास करेगी ओवर पोल, या
पोलर रीजन। इसमें मैंने आपको कहा कि अप टू 20 डिग्री नॉर्थ या साउथ आपको इंक्लिनेशन देखने को मिल सकती है, थोड़ा इंक्लाइंड हो सकता है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें एल्टीट्यूड जो है वो डायरेक्शन चाहे चेंज हो 200 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक रहता है, तो इस वजह से आप इसे किस कैटेगरी में डालते हो, आप इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही डालते हो। इसमें लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही आप इसे प्लेस करते हो। तो रफली जैसे आपकी लोअर अर्थ ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को प्लेस करोगे तो 15 से 16 एक रेवोल्यूशन आपकी अर्थ की लगाती है एक दिन के अंदर। बट इसके एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है। एप्लीकेशन या तो आप इसे, क्योंकि ये अर्थ को पूरी को कवर कर देते हैं जल्दी से, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज कर सकते हो, या जितनी भी आपकी स्पाई सैटेलाइट्स हैं आप उसके लिए इसको यूज करोगे। तो यहां पे आपकी मान लो ये अर्थ है, तो इससे पोल से इस तरह से ये आपकी कवर होगी। तो 20 डिग्री नॉर्थ साउथ का थोड़ा इंक्लिनेशन आपको देखने को मिल सकता है, बट कुछ इस तरह से हम इसे देखते हैं। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक और ऑर्बिट है जो हम पढ़ सकते हैं, दैट इज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्या कह देते हैं हम? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। नाउ इसमें एक चीज याद रखना, अगेन वैसे तो हम 666 किलोमीटर पे जनरली प्लेस करते हैं, बट 600 किलोमीटर से 800 किलोमीटर के बीच में कोई भी इसका एल्टीट्यूड हो सकता है। अब ये जनरली आपका जो इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है ना, जहां पे आपकी सनलाइट बार बार मतलब पूरे दिन जहां पर चमकेगी, इल्यूमिनेटेड पार्ट को कवर करता है, इसको इल्यूमिनेटेड पार्ट को कवर करता है। इस वजह से इसको यूज करते हैं जैसे मैपिंग के लिए, या आपने फॉरेस्ट सर्वे कंडक्ट करना हो, या आपने वाटर या एक्वाफायर का सर्वे कंडक्ट करना हो कि भाई ग्राउंड वाटर आपका कितना है, कैसा है, पोल्यूटेड है, कैसा है, वो चीजें। आपने क्रॉप सर्वे कंडक्ट करना हो, तो ऐसी चीजें जहां पे आपको लाइट की जरूरत हो, क्योंकि ये डे और नाइट का, जैसे आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है ना, जैसे ये आपका नाइट पार्ट है, ये डे पार्ट है, तो भाई इसकी जो सर्कुलेशन है वो सन से इंक्लाइंड है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सन है और ये बीच में एक सैटेलाइट है, तो ये सैटेलाइट जो है आपकी सन के अकॉर्डिंगली मूव करेगी, सन के साथ इसकी पोजीशन क्या है, सिंक्ड है, इसीलिए इसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है जी, तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। अब जनरली यूएस नेविगेशन और कम्युनिकेशन के लिए एक ऑर्बिट को यूज करता है, अर्थ लाइक इंडिया ऑल्दो इतना ज्यादा इसे यूज नहीं करता है, तो मिडल या मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहली चीज, इसका जो एल्टीट्यूड है वो 1000 किलोमीटर से 35,000 किलोमीटर तक रहेगा। अब इसको एप्लीकेशन की बात करें, आपकी कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन के लिए यूज करते हो, बट इसमें सैटेलाइट ज्यादा प्लेस करनी पड़ती है, तो जनरली इंडिया ऐसी ऑर्बिट को अवॉइड करता है। इंडिया अवॉइड करता है बिकॉज इंडिया को पता है कि भाई इसकी जो कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी,
तो वी डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, इस वजह से हम इसको अवॉइड करें। चलिए, अब यहां तक ये आपकी ऑर्बिट वाला टॉपिक था। आई होप आपको ऑर्बिट टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब बात करते हैं फ्यूल की। अब बात करते हैं फ्यूल की। फ्यूल होता क्या है, यानी ईंधन जो एक ऑब्जेक्ट को थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर हम फ्यूल की बात करें तो इन रॉकेट्स के अंदर फ्यूल के साथ साथ हमें ऑक्सीडाइजर भी चाहिए होता है, जिसे टोटल हम प्रोपेलेंट कह देते हैं। सो फ्यूल क्या है? इट इज यूज्ड बाय लॉन्च व्हीकल टू जनरेट thrust so that it can escape Earth's gravitational pull। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर सके, इस चीज को आप यहां पे रॉकेट फ्यूल के तौर पे देख सकते हैं। अब इसमें फ्यूल की बात नहीं, हम बात करेंगे प्रोपेलेंट की। प्रोपेलेंट क्या होता है? बेसिकली आपका जो स्पेस है उसमें ऑक्सीजन तो होती नहीं, तो हमें घर से ऑक्सीजन लेके जानी पड़ती है। तो इसे हम ऑक्सीजन को कह देते हैं ऑक्सीडाइजर प्लस फ्यूल। तो इसमें तीन हम मेजर कैटेगरीज को पढ़ेंगे, बट फ्यूल का काम क्या है आप इसे समझो। फ्यूल फॉलो करता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, जहां पे हम पढ़ते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पे जैसे आपका रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इससे जो गैस एग्जिट करती हैं वो गैस इतना मोमेंटम जनरेट कर दे, यानी इतना थ्रस्ट जनरेट कर दे कि ये एस्केप कर सके अर्थ की ग्रेविटी को। तो यहां पे जो थ्रस्ट है वो कैसे जनरेट होगा? जिस स्पीड से ये आपकी गैसेस नीचे की तरफ जाएंगी उतनी ही थ्रस्ट के साथ ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां पे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको फॉलो किया जाता है। अगेन 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक का ये एक छोटा सा टॉपिक था। तो अब सबसे पहला, सबसे सस्ता और सबसे इजी तरीका है हम यूज कर ले सॉलिड फ्यूल को। जैसे इंडिया के अंदर हम यूज करते हैं सॉलिड फ्यूल को कुछ केसेस में, कुछ स्टेजेस के अंदर, जैसे पीएसएलवी के अंदर फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज में, जीएसएलवी के अंदर फर्स्ट स्टेज में, एंड इवन हम एसएसएलवी में आपकी हर स्टेज में किसको यूज करते हैं? सॉलिड फ्यूल को यूज करते हैं। अब इसमें जनरली जो फ्यूल यूज किया जाता है वो एल्युमिनियम पाउडर को यूज किया जाता है, जिसको मिक्स किया जाता है ऑक्सीजन के साथ एक साथ। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि ये इजी टू स्टोर है, स्टोर करना और हैंडल करना इसमें इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब इंजन का जो डिजाइन है वो भी आपका सिंपल है, इजी टू ऑपरेट है। एंड अगर हम बात करें तो इसकी बाकियों के मुकाबले रिलेटिव कॉस्ट जो है वो बहुत चीप है, वो बहुत चीप है। बट इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इट कांट बी शट डाउन, और आप इसे रीस्टार्ट नहीं कर सकते। अब जैसे इसे समझना हो तो सिंपल सा एक आप एग्जांपल लेके चलिए। लेट्स से हमारे पास ये एक रॉकेट है। अब रॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा भी बना देते हैं, यहां पर ये आपकी सैटेलाइट वगैरह आप प्लेस करते हो, कुछ इस तरह का होगा। अब इसमें ये बीच वाली एक एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे जहां से हम चीजों को इग्नाइट करेंगे। अब यहां पे इग्नाइटर होगा आपका, ठीक है जी, क्या होगा? इग्नाइटर। अब इसका काम क्या है? स्पार्क प्रोड्यूस करना।
अब ये बीच में क्यों रखा? देखो, साइड बर्न हो सकता है अगर हम किसी भी एक साइड पे इसे रखेंगे और थ्रस्ट अच्छा प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इस वजह से हम इसे बीच में रखते हैं, सेंटर में। अब यहां पे क्या है कि ये आपका पूरा फ्यूल है, दोनों साइड ये आपका फ्यूल है और बीच में इग्नाइटर है। अब इस फ्यूल में एल्यूमिनियम पाउडर विद ऑक्सीजन को हम यूज करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कह दो आप, तो एक ऑक्साइड यूज करेंगे हम एल्यूमिनियम का, जिसको यहां पे इग्नाइट करके हम थ्रस्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब यहां पे आप इसका थोड़ा एक कवरेज थोड़ा और इंक्रीज करेंगे। आप यहां पे यूज करते हो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल को। अब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल को क्यों इस्तेमाल करना होता है हमें? बिकॉज हम चाहते हैं कि एक पतली एरिया से, एक कम सरफेस एरिया वाले एरिया से आपकी गैसेस निकले, जहां पर भीड़ इंक्रीज होगी। भीड़ इंक्रीज होगी तो उतना ज्यादा थ्रस्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि उतनी स्पीड से यहां से हवा निकलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपके हाथ में पानी की पाइप है, अब अगर आप इस पानी की पाइप को पार्शियली कवर कर देते हो, तो आप देखते हो ना कि एकदम से उसका जो डिस्टेंस कवर कर रही थी वो ज्यादा हो जाता है, रेंज इंक्रीज हो जाती है। तो सेम वो स्पीड इंक्रीज होने की वजह से हुआ है। तो यहां पर भी हम ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, कि भी एक पतले एरिया से अगर आपकी गैसेस निकलेंगी तो एकदम से उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, वो थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, और जिससे रॉकेट को अपलिफ्ट करने में हमें कोई परेशानी नहीं आई। तो दैट इज लाइक पहला पार्ट। बट ये बहुत ज्यादा हेवी सैटेलाइट को अपलिफ्ट नहीं कर सकता, तो ये एक चीज इसमें लिमिटेशन है, क्योंकि थ्रस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, आप इनिशियल स्टेज के अगर इसरो के लॉन्च व्हीकल्स को देखेंगे तो ये 40 टू 150 किलोमीटर केजी के आपकी सैटेलाइट को प्लेस कर सकते थे। और इवन आज की डेट में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करो तो ये 500 केजी की सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ही प्लेस कर सकता है, 500 किलोमीटर तक। सो द थिंग इज, जो आपका सॉलिड फ्यूल है दैट इज नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी कि वो इतना ज्यादा आपका थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सके। बस उसका डिजाइन सिंपल है, इनिशियल थ्रस्ट के लिए हम इसे यूज इस वजह से कर लेते हैं। अब इसके बाद सेकंड चीज जो होती है दैट इज योर, सेकंड चीज जो आती है वो आती है आपकी लिक्विड फ्यूल। अब ये जो लिक्विड फ्यूल है, ये खास बात इसमें ये है कि आप इसे रीइग्नाइट कर सकते हैं। मतलब यहां पे आपका टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने का स्विच है, तो रीस्टार्ट करने की आपके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज इसमें आप कह सकते हो कि कुछ वॉल्स वगैरह इंक्लूड कर लिए जाते हैं, जिससे आप लाइक इसके फ्लो को कंट्रोल करते हो लिक्विड के, तो वो एक प्रॉब्लम है। एंड यहां पे एक बात ये आ जाती है, अब जैसे पीएसएलवी है, पीएसएलवी अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 टन तक की सैटेलाइट को भी आप ये कह सकते हो कि 4 तो नहीं बट यस रफली अराउंड 3 टन तक की, 2.5-3 टन तक की सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। तो यहां पे आपको ये समझना होगा कि ये एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पेलोड से डील कर सकता है। अब पेलोड क्या होता है? मान लो आपका स्कूटर है, आपका लॉन्च व्हीकल, अब आपका ब्रदर, आपका एक फ्रेंड उस स्कूटर के ऊपर बैठ गया, तो वो स्कूटर के 3 पेलोड हो गए, आपका फ्रेंड, आपका ब्रदर, वो पेलोड हो गया। सो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आपका पेलोड आप यहां पे लेके जा सकते हो। बट इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आप यूज करते हो, जैसे हाई ग्रेड जो केरोसिन है, आप इसको यूज कर सकते हो। फिर आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाईली रिफाइंड क्वालिटी के, आप उनको यहां पे यूज कर सकते हो। मतलब पेट्रोलियम या हाइपरगोलिक जो आपके ऑयल्स हैं उसको आप यहां पे यूज कर सकते हो। इसका थ्रस्ट अच्छा खासा है, तो अच्छा खासा आपको यहां से बेनिफिट भी मिलता है। अब इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। लेट्स से ये आपका क्या है, एक लॉन्च व्हीकल। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी,
कि एक कंपार्टमेंट हमने बना दिया, इसमें हमने फ्यूल रखा, फ्यूल ऊपर की तरफ रख रहे हैं बिकॉज कंबशन चैम्बर के पास रख दिया तो भैया आग लग सकती है। क्या लग सकती है? आग लग सकती है। तो इस वजह से कंबशन चैम्बर के पास उसे नहीं लेके जाएंगे। ये आपका ऑक्सीडाइजर आ गया और नीचे यहां पे छोटा सा हमने क्या बना दिया? कंबशन चैम्बर। अब लेट्स से यहां पे एक आपका पाइप आएगा, इसके ऊपर आपका वॉल लगेगा और ये कंबशन चैम्बर में आया। अब ये क्या लेके आ रहा है? फ्यूल लेके आ रहा है। दूसरी आपकी पाइप आई, इसके आगे भी वॉल लगाया और ये इस कंबशन चैम्बर में डाल दी। अब ये आपका क्या लेके आ रहा है? ऑक्सीडाइजर। क्या लेके आ रहा है? ऑक्सीडाइजर। अब यहां पे अगेन आपने इग्नाइटर लगा दिया। अब इससे फ्यूल आया, एक साइड से आपका फ्यूल आया, दूसरी साइड से आपका क्या आ गया? ऑक्सीडाइजर आ गया और यहां से आपकी स्पार्क प्रोड्यूस होगा एंड फिर अगेन कंबशन होगा। अब कंबशन प्रोड्यूस हुआ, फिर हम यहां पे वही एक कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल को लगाएंगे और यहां से गैस जैसे ही आपकी नीचे की तरफ निकलेगी, इससे थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा और थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा तो अपना काम चल जाएगा। तो ये आपका एक सिंपलिस्टिक डिजाइन हो गया। अब क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, आपको वॉल फिट करने हैं, वॉल में लीकेज। अब जैसे पीएसएलवी आपके 2 मिशन रिसेंटली फेल हुए, क्यों हुए? क्योंकि इसी वॉल के अंदर आपकी प्रॉब्लम थी 4th स्टेज के अंदर, तो वो आपकी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो जितना वॉल या कॉम्प्लेक्सिटी आप इंक्रीज करोगे उतनी प्रॉब्लम आपकी इंक्रीज हो जाती है। अब इसके बाद एक और टाइप का फ्यूल हम यूज करते हैं, दैट इज क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायो का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ठंडे टेम्परेचर पे रख रहे हो, मतलब जैसे गैस है तो उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अल्ट्रा कूल्ड टेम्परेचर। तो यहां पे क्रायोजेनिक फ्यूल की बात की जाए तो प्लीज यहां पे क्रायो का मतलब क्या होता है? क्रायो का मतलब होता है जब आप किसी चीज को अल्ट्रा कूल टेम्परेचर पे स्टोर या ऑपरेट कर रहे हो। तो यहां पर हम किस चीज को कर रहे हैं? कहते हैं भाई सबसे बेस्ट फ्यूल आपका होता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन बट गैसियस फॉर्म में वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, एकदम से फट जाती है, मतलब हाई स्पेसिफिक हीट है तो एकदम से ब्लास्ट करके जलती है। तो हम हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्टोर कर लेते हैं। अब ऐसे ही ऑक्सीडाइजर के तौर पे यहां पर ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, बट ऑक्सीजन को भी लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए -183 डिग्री सेल्सियस तक हम लेके जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रीइग्नाइट कर सकता है, रीस्टार्ट कर सकते हो, सब कुछ ठीक है, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज यहां पे आपको थर्मल कवर्स चाहिए ताकि हीट जो है आपके कंबशन चेंबर से ऊपर की तरफ ट्रेवल ना करे, अदरवाइज रॉकेट बर्स्ट करेगा। बिकॉज एकदम से लिक्विड हाइड्रोजन आपके एक्सपैंड करेगी तो रॉकेट फट सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम है इसमें। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो अगेन ये आपका रॉकेट हो गया, थोड़ा पतला कर लेते हैं इस बार। रॉकेट रॉकेट जैसा तो दिखे, है ना? ये इसके अंदर एक चैम्बर डाल दिया हमने, इसमें ऊपर की तरफ वही लिक्विड हाइड्रोजन आ गया अपना। फिर नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन आ गया एंड इसमें ये आपका कंबशन चैम्बर आ गया। सो द थिंग इज यहां से अगेन एक वॉल आया जिसके थ्रू ये एंटर कर रहा है, यहां से एक और वॉल आया जिसके थ्रू ये एंटर कर रहा है। इग्नाइटर लगाया, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल, एग्जॉस्ट, ये आ गया, ये लिक्विड हाइड्रोजन -250 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस। कुछ इस तरह से ऑपरेट करता है। बट इसमें बस एक आपको ध्यान में रखना होता है कि किसी भी टाइप में आपकी हीट बहुत ज्यादा अंदर नहीं जानी चाहिए। अब देखो बहुत अच्छी वेलोसिटी है, थ्रस्ट है, सब कुछ अच्छा है, बट ये बहुत कॉस्टली पड़ता है बिकॉज इतना टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है एंड दैट्स व्हाई हम
ये कह सकते हैं कि ये थोड़ी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है और इंडिया इस वजह से इसको अवॉइड करती है। क्या करती है? अवॉइड करती है। नाउ अब इसके आगे दो टाइप के इंजन पढ़ लेते हैं, बिकॉज इंडियन जो गवर्नमेंट है इसको डेवलप करने की सोच रही है। इवन आपके मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी ये यूज होते हैं और इसको हम सिंपलिस्टिक वे में समझेंगे। अभी हम दो टाइप के इंजन्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं और दोनों को ही हम एयर ब्रीदिंग इंजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर ब्रीदिंग इंजन्स। अब इन्हें एयर ब्रीदिंग इंजन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज एटमॉस्फेयर के अंदर हमें ऑक्सीडाइजर यानी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा पेलोड कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अब मान लो ऑक्सीजन कम लेके जानी पड़ेगी घर से, तो इससे हमारा जो ओवरऑल जो खर्चा है यानी पेलोड है वो इंक्रीज हो जाएगा और ओवरऑल खर्चा कम हो जाएगा। तो इस वजह से हम एयर ब्रीदिंग इंजन्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वैरायटी आती है आपकी स्क्रैम जेट इंजन की, सॉरी रैम जेट इंजन की, रैम जेट इंजन। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसको दोनों की ही वैसे आपकी असिस्टेड टेक ऑफ चाहिए, मतलब आपको इंजन को एटलीस्ट 1 मैक एंड अबव की स्पीड पे लेके जाना होगा, तब ये आपका ऑपरेट करेगा। इसमें क्या रहता है कि जो कंबशन है वो कैसे होती है, आपकी जो इनटेक है दैट विल बी एट अ सुपर सोनिक स्पीड। अब ये क्या होती है इसको समझेंगे, बट जो कंबशन है वो आपकी सबसोनिक स्पीड पे होती है। अब ये क्या होती है इसे भी समझेंगे। एंड जो गैस एस्केप करती है वो आपकी सुपरसोनिक पे करती है। ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो अगर हम बात करें यहां पे सबसे पहले आपको मैक को समझना। मैक क्या होता है? मैक एक रेशो है जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कंपेयर करते हो साउंड की स्पीड से। लेट्स से एयर के अंदर साउंड की स्पीड है अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड। अगर ये ऑब्जेक्ट जो सामने वाला है 110 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो ये 1/3 आ गया, यानी आपकी जो स्पीड है दैट इज लेस देन 1। अब इसको आप कह देते हो सबसोनिक। अब लेट्स से दूसरा केस हुआ कि जहां पे ऑब्जेक्ट की स्पीड भी 330 है और इसकी भी स्पीड 330 है, आपस में कैंसिल, 1 आ गया, इसे हम 1 मैक कहेंगे। जब लेस देन 1 मैक था सबसोनिक। अब जब 1 मैक आ गया, ये रेशो 1 आ गया, तो उस केस में इसे हम ट्रांससोनिक कह देते हैं। अगर ये रेशो लेट्स से 990/330 है और ये 3 के आसपास आ गया, यानी कायदे से देखा जाए तो 1 से 5 मैक के बीच में, तो इसे सुपरसोनिक कहा जाता है। तो जो आपकी स्क्रैम जेट इंजन में हवा आएगी वो सुपरसोनिक यानी 1 मैक से ज्यादा की स्पीड पे आएगी, तभी ये ऑपरेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। अब उसको ये आपका स्पीड को रिड्यूस करता है और रिड्यूस करके सबसोनिक पे लेके जाता है, और इसमें कोई भी आपका रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, सिर्फ जो आपकी सोनिक बूम है उसको यहां पे यूज किया जाता है और उसके थ्रू आपकी जो जैसे स्पीड को रिड्यूस किया जाता है, एंड जिससे कंबशन सबसोनिक स्पीड पे होती है, और फिर जो आपकी कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल से हवा निकलती है वो आपकी सुपरसोनिक स्पीड से निकलती है। जैसे ब्रह्मोस के केस में हम ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप स्क्रैम जेट की बात करें, ठीक है जी, सुपरसोनिक स्क्रैम जेट इंजन, तो स्क्रैम जेट, तो इसमें
आपको याद रखना है जो इनटेक होगा वो इनटेक आपका अगेन सुपरसोनिक स्पीड पे ही होगा, यानी ये भी असिस्टेड टेक ऑफ के लिए ही है। तो सुपरसोनिक स्पीड पे आपको हवा चाहिए इनटेक के लिए। फिर कंबशन जो होगा, इसमें कंबशन में स्पीड को किसी भी हाल में हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो कंबशन भी आपका सुपरसोनिक स्पीड पे होगा। एंड जो एस्केप वेलोसिटी से एयर एस्केप करेगी वो आपकी हाइपरसोनिक स्पीड से करेगी। यानी उसकी स्पीड क्या होगी, अगर इनकेस 16,000 ऐसा हम कुछ लगा लेते हैं, मोर देन 5 आ गया, तो 5 मैक या अबव की स्पीड आ गई तो इसको आप हाइपरसोनिक स्पीड कह देते हो। तो आपका इंजन जो है वो थ्रस्ट जो प्रोड्यूस करेगा वो हाइपरसोनिक स्पीड का होगा। इसका होगा हाइपरसोनिक। तो आई गेस यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई हूं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका लॉन्च व्हीकल का। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के अंदर जब हम डील करेंगे तो सबसे पहले हम लॉन्च व्हीकल से स्टार्ट करेंगे और फिर इंडिया के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को हम देख लेंगे। तो आज हमने टाइप ऑफ इंजन्स को कवर किया, टाइप ऑफ फ्यूल्स को कवर किया एंड इवन टाइप्स ऑफ ऑर्बिट को कवर किया। कैसे एक ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है हमने उसके बारे में कवर किया। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो शेयर कमेंट करिए, अब आपको क्या पार्ट अच्छा लगा और क्या क्या आपको चाहिए हमसे, आप वो भी बता सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी इसको शेयर करना।